हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। सोच के देखिए, एक इस्तीफा और पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें पलटने लगता है। हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी ऑफिस अचानक से सबकी नजरों में आ गया है। तो चलिए आज इसी पावरफुल लेकिन थोड़ा कम समझे जाने वाले पद की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम उस इवेंट की बात करेंगे जिससे ये सारी डिस्कशन शुरू हुई। फिर इस पद के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस को देखेंगे, इलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी समझेंगे, टेन्योर और रिमूवल प्रोसेस पर बात करेंगे और आखिर में इनकी मेन पावर्स और ड्यूटीज क्या हैं ये जानेंगे। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस घटना से जहां से ये सब शुरू हुआ। तो बात शुरू होती है 21 जुलाई 2025 से। इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था और इसके साथ ही एक सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा सवाल अब क्या? जब देश का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस अचानक से खाली हो जाए तो हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? आगे क्या होगा? अच्छा, अब ये सुनने में काफी बड़ी और यूनिक घटना लगती है ना? लेकिन अगर हम हिस्ट्री में झांकें तो ये पहली बार नहीं हुआ है। जगदीप धनखड़ असल में तीसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने टर्म के बीच में रिजाइन किया हो। उनसे पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन भी ऐसा कर चुके हैं। ओके, तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये देखें कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन इस ऑफिस के बारे में कहता क्या है। संविधान का आर्टिकल 63 बहुत सिंपल सा है। ये कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही। लेकिन ये कुछ लफ्ज देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की नींव रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनका मेन काम क्या है। इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 64 में। इसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। मतलब जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। ये उनका प्राइमरी रोल है। पर आइए आर्टिकल 65 पर, जो एक और बहुत ही जरूरी जिम्मेदारी बताता है। अगर कभी प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी रीजन से खाली हो जाता है, जैसे डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल, तो वाइस प्रेसिडेंट तुरंत प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये चीज सुनिश्चित करती है कि देश के टॉप लीडरशिप में कभी कोई वैक्यूम ना आए। ठीक है, जब ये पद इतना इंपॉर्टेंट है तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता कैसे है और कौन-कौन इस पद के लिए एलिजिबल है। तो आर्टिकल 66 के हिसाब से इनका इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। अब इस कॉलेज में कौन-कौन है? इसमें आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स। हाँ, इस बात पर ध्यान दीजिए, सभी मेंबर्स, मतलब इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। और यहीं पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज वोट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड एमपीज के साथ साथ स्टेट्स के इलेक्टेड एमएलएज यानी विधायक भी वोट करते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी पर। तो सबसे पहली शर्त है उम्र। कैंडिडेट की एज कम से कम 35 साल होनी ही चाहिए। उम्र के अलावा 3 और मेन कंडीशंस हैं। पहला, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और तीसरा, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। नॉमिनेशन प्रोसेस में भी एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रपोजर्स और 20 सेकेंडर्स चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट के लिए ये नंबर बढ़कर 50-50 हो जाता है। ये साफ दिखाता है कि प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के लिए कितना ज्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होता है। चलिए, तो इलेक्शन की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका टर्म कितना होता है और क्या इन्हें इनके टर्म पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। आर्टिकल 67 इस मामले में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जिस दिन ऑफिस ज्वाइन करते हैं उस दिन से पूरे 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। लेकिन इन्हें हटाने का जो प्रोसेस है उसमें एक स्पेशल टाइप की मेजॉरिटी चाहिए होती है जिसे कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब ये क्या चीज़ है, आसान भाषा में समझें। मान लीजिए हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 250 है, लेकिन 10 सीटें खाली हैं, तो उस वक्त टोटल मेंबर्स हुए 240। इस 240 का मेजॉरिटी यानी आधे से एक ज्यादा 121, ये हुई इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इसका पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है?
स्टेप 1, 14 दिन के नोटिस के बाद रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। स्टेप 2, राज्यसभा को इस रेजोल्यूशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। और स्टेप 3, इसके बाद रेजोल्यूशन लोकसभा जाता है, जहां उसे सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से अग्री करना होता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, यह है कि इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही हो सकती है। चलिए अब आते हैं इनके काम पर। एक बार वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए तो उनके पास क्या पावर्स और ड्यूटीज होती हैं, खास तौर पर राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में उनके पास काफी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। हाउस की कार्यवाही चलाना, अगर कोरम पूरा ना हो तो हाउस को एडजर्न करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला भी उन्हीं का होता है। एक तरह से हाउस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स के फाइनल इंटरप्रेटर वही होते हैं। इसके अलावा वो 3 बहुत जरूरी कमिटीज को भी चेयर करते हैं: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पसेस कमेटी। इससे उन्हें हाउस के डे टू डे कामकाज पर काफी कंट्रोल मिलता है। तो इस पूरी चर्चा से अगर आपको 4 सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, वीपी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर हैं। दूसरा, इनका इलेक्शन प्रेसिडेंट से अलग है, इसमें सभी एमपीज वोट करते हैं। तीसरा, इनका प्राइमरी रोल राज्यसभा का चेयरमैन होना है। और चौथा, इनका रिमूवल प्रोसेस यूनिक है, जो सिर्फ राज्यसभा से ही शुरू हो सकता है। और अब हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस, जिसका काम एक तरफ पार्लियामेंट के एक हाउस को चलाना है और दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट की जगह भी ले सकता है, इसकी यूनिक डिजाइन को देखते हुए क्या ये पद ज्यादा लेजिस्लेटिव है या ज्यादा एग्जीक्यूटिव? इस पर जरूर सोचिएगा।